हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और हम इस वीडियो में कॉस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मैं आपके इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा हूं जिसमें आपकी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, उसकी आप चिंता मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले कॉस्ट होता क्या है? सो कॉस्ट कुछ नहीं है, वो बस एक अमाउंट है। किस चीज़ की अमाउंट है? जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आपको उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, फॉर एन एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी का परचेज करना, वो आपके सारे कॉस्ट होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू एक्वायर एनी गुड्स एंड सर्विसेज टू डू प्रोडक्शन। ठीक है, वो अमाउंट है जो हम पे करते हैं। पे क्यों करते हैं? जिससे कि हम गुड्स लाइक मशीनरी एंड रॉ मटेरियल परचेज कर सकें प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, वो आपकी कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट के टाइप मैंने आपको अकाउंट्स की उसमें भी वर्ड समझाए थे, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस, कॉस्ट के टाइप होते क्या हैं। पहला, इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफर करेगा। पहला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, हमने अभी 0 यूनिट प्रोडक्शन करी है, जब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, हमने 1 करी है, जब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सिमिलर रहेगी। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपकी मशीन परचेज करी है, वो मशीन आपकी 100 रुपीज की आई है। ठीक है, वो मशीन आपके प्रोडक्शन करती रहेगी, चाहे आप इनपुट कितना डालें। ठीक है, आपने 2 प्रोडक्शन करा, जब भी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे हमने 1 डाली, 0 में तो 100 थी, 0 पे कोई आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जब स्टार्ट होती है, जब आप कुछ इनपुट डालते हो। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, आपने पहले एक चीज का प्रोडक्शन किया तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी आई? 20 आई। फिर आपने दूसरे का प्रोडक्शन किया, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। मतलब कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है, वो आपकी होती है वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि आपने कहीं पे फैक्ट्री लगाई है, आपने भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, वहां पे मशीनरीज रखी हुई हैं, राइट? सो वहां पे आपकी मशीनरी की कॉस्ट तो क्या हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। बट आपने उसकी सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड रख दिया। ठीक है, जो आपको आपकी मशीनरी की सिक्योरिटी कर रहा है। ठीक है, तो जो आप उसको सैलरी पे करोगे, वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे, तो आप जो गार्ड्स हैं, आपकी जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो आप और बढ़ा दोगे, राइट? आपने पहले प्रोडक्शन नहीं किया, जब भी आपको एक ना एक गार्ड की जरूरत होती है। आपने कभी देखा होगा, जो बिल्डिंग्स खाली पड़ी रहती है, वहां पे एक छोटा सा चैम्बर बना होता है गार्ड का। वहां पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, बट वहां पे चैम्बर बना होता है। सो वो आपकी क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट? टोटल कॉस्ट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल आपका टोटल कॉस्ट कहलाती है। सेमी वेरिएबल मैं अगेन बता रहा हूं। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जब भी आपको सैलरी पे करनी है। आपकी प्रोडक्शन हो रही है, आपको और ज्यादा सैलरी पे करनी है, वो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट। भाई, जो मार्जिन है, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। मार्जिन जो आप एडिशनल यूनिट के साथ जो कॉस्ट आती है, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि भाई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए 100 रुपीज का कोई पेन खरीदने, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास 2 चॉइस है, 80 रुपीज का पेन या फिर 60 रुपीज का पेन। इन दोनों में से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 80 रुपीज। सो 80 रुपीज का पेन परचेस करेंगे, वो हो गया आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरा एग्जांपल, आप जॉब करना चाहते थे, आपको 3 ऑफर मिले हैं, 1 लाख, 50 लाख एंड 1,50,000 एंड 80,000। 1 लाख के जब आप जॉब करने गए, तो वहां पे वैकेंसी खत्म हो गई। ठीक है, उसने जॉब देने के लिए मना कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 80,000। सो वो क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इन शॉर्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कॉस्ट के टर्म में, आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, पहले आपने एस्टिमेट किया था कि भाई आपका रॉ मटेरियल 100 पर यूनिट आएगा, लेकिन जब आप मार्केट में गए, वो आप 2 शॉप पे गए, आपके पास चॉइस क्या बन गई? एक दे रहा है 110 का और एक दे रहा है 115 का। सो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो गई? यहाँ पे 110। सो यही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आती है आपकी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी वापस नहीं आ पाती। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आज अपनी एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा दिया। ठीक है, आपने आज क्या किया? अपनी एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रुपीज लगा दिए।
समहाउ आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई, ठीक है। सो जो आपने एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाए थे वो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, राइट। सो वो होती है आपकी संक कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट आती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट वो कॉस्ट वो होती है जो आपकी छोटी छोटी कॉस्ट होती हैं। आप लोगों के प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट आउट निकाल लिया तो वो आप कहीं पे शो नहीं करोगे, राइट। सो वो आपकी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती हैं जो आपकी बड़े पैमाने पर होती हैं और जो आपको अकाउंटिंग में शो करनी पड़ती है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ये आपके इकोनॉमिक्स में नहीं आते, बट स्टिल मैंने आपको एक बता दिया छोटा सा इसका ओवरव्यू। अब आपका नेक्स्ट आता है कॉस्ट के फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सो सी, कॉस्ट फंक्शन कुछ नहीं है, ये बस एक फंक्शनल रिलेशन है दो चीज के बीच में, कॉस्ट और इसके आउटपुट के बीच में, ठीक है। ये क्या है? ये आपका फंक्शनल रिलेशन है कॉस्ट एंड उसके आउटपुट के बीच में, ठीक है। इतना याद रखोगे, हाँ भी ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट या फिर फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट। कॉस्ट किन किन चीज से अफेक्ट हो सकता है, किस किस चीज से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, क्या है वो? लेवल ऑफ आउटपुट अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, अगर लेवल ऑफ आउटपुट घटेगा तो आपकी कॉस्ट घटेगी। प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर, अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा है तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है तो आपकी कॉस्ट घटेगी। साइज ऑफ प्लांट, भाई अगर आपका प्लांट का साइज बड़ा है तो आपकी कॉस्ट घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि आप बड़े प्लांट पे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, सो आपकी ओवरऑल कॉस्ट घटेगी, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो आपकी कम होगी, ठीक है। अब और अगर आपने कम प्रोडक्शन किया मतलब आपको कम सामान खरीदना पड़ेगा, राइट। तो आपको वो सामान महंगा आएगा। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर आप कोई सामान बंच में खरीदते हो तो आप उनसे डिस्काउंट मांगते हो कि भाई हमें कुछ डिस्काउंट दो, वही चीज यहाँ पे इंप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, मतलब कि आप शॉर्ट रन के लिए कॉस्ट कर रहे हो फिर आप लॉन्ग रन के लिए कर रहे हो, इसमें ये इफेक्ट होती है। देन टेक्नोलॉजी के बेस पर भी आपकी कॉस्ट अफेक्ट होती है, आप कैपिटल इंसेंटिव हो या फिर लेबर इंसेंटिव हो। बात समझ में आ रही है? ये था आपका कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है? आई नो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इससे आपको कॉस्ट के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब सिंपल है, अपने इनपुट को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है कि भाई आप इनपुट दे रहे हो और इससे आउटपुट निकल रहा है, राइट। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फैक्टर इनपुट आर ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट। सिंपल चीज है। अब भाई हम प्रोडक्शन करते किस किस चीज से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड और एंटरप्राइज, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं चीज से हम कैपिटल करते हैं। इसके बाद फंक्शनल प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? भाई ये फंक्शनल रिलेशन है किस किस के बीच में? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। आप क्या इनपुट कर रहे हो और आपका क्या आउटपुट आ रहा है, ये उसका रिलेशन है। फंक्शनल रिलेशन इसका यही है, ठीक है। प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम, जो आपके सिलेबस में भी है, वो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। भाई जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं वो दो टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन, ठीक है। वो शॉर्ट रन के लिए होता है या फिर लॉन्ग रन के लिए होता है। शॉर्ट रन में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, ठीक है। शॉर्ट रन में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। सो कॉस्ट शॉर्ट रन में दो कॉस्ट लगती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आपकी कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी एक कॉस्ट, दूसरी आपकी वेरिएबल रहेगी। मतलब आप मशीनरी तो एक डालोगे वो आपकी फिक्स रहेगी, मतलब आप आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जो आप इनपुट डालोगे उसके हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती रहेगी, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होता है भाई? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब आप कोई बड़ी समय के लिए प्रोडक्शन करते हो तो आपको मशीनरी की जरूरत पड़ती रहती है, राइट। सो आप मशीनरी भी बार बार खरीदते रहते हो अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग कि आप कितना आउटपुट चाहते हो। इसीलिए लॉन्ग रन में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, उसमें बस वेरिएबल कॉस्ट होती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन अब तक पूछा नहीं गया है, बट स्टिल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन ऑल्सो। इसको तुम इग्नोर करो, मैं इसको दूसरे स्लाइड में समझाऊंगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका शॉर्ट रन का रिलेशन विद कॉस्ट, ठीक है। और ये स्लाइड उसका आंसर है,
सर कैसे? सबसे पहले शॉर्ट रन होता क्या है आपको उसको एक्सप्लेन करना है, देन उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट होती है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो मैंने टेबल बनाई है ये टेबल आपको बना देनी है और इसके जो फ्रेजेस हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है। कैसे? अभी बताता हूं। मैंने बताया था कि भैया आप कुछ आउटपुट डालोगे, सॉरी आप कुछ आउटपुट निकालोगे इनपुट डाल के, ठीक है। आपका आउटपुट पहले 0 था, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 10 रहेगी भैया, आपकी वो फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी। दूसरी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इसमें नहीं आती, ठीक है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रही बट आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, मतलब लगनी स्टार्ट हो गई। आपने फिर से प्रोडक्शन बढ़ाया, फिक्स्ड कॉस्ट सेम, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। ऐसे चलते चलते आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहती है। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपका टोटल कॉस्ट होता है 10, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 18 प्लस 10 28, 24 प्लस 10 34, XYZ आप आगे करते जाओ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट का मार्जिन कितना आ रहा है जब हम एक यूनिट और एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल पहले 0 थी, पहले में आपका मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं आता, ये याद रखना। दूसरे में आपने इनपुट डाला 1, ठीक है, आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 20, पहले कितनी थी 10, अब कितनी है 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ सर 10 हुआ। सो 10 आपकी क्या हो गई? मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है TCN-1, मतलब TCN1 माइनस TCN, आपके जो यूनिट आगे है प्लस आपकी जो प्रीवियस यूनिट है उससे हम माइनस करते हैं। एक और समझ लो, 28 माइनस 28, राइट, 34 माइनस 28 6। सो ऐसे चलते चलते आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी लगी है टोटल प्रोडक्शन में। इसको कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। 10 अपॉन 0 इंफिनिटी आ गया, देन 20 अपॉन 1, 20 आपकी इसमें एवरेज कॉस्ट आई है। एवरेज कॉस्ट मतलब कि आपकी पर यूनिट में कितनी कॉस्ट आ रही है उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। आपने 2 प्रोडक्शन किया, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 28 आई, पर कॉस्ट कितनी आई? 14 आई। ऐसी करते करते आपकी हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके फ्रेजेस, ठीक है, कि भाई इसमें कॉस्ट का और इसमें शॉर्ट रन का रिलेशन है क्या, ये आपके बन गए। देन आप जब इसमें देखोगे, आप इसको एनालाइज करोगे, सो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है उस टाइम पे आपका एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, ये आपका फर्स्ट फ्रेज है। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है आपका एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा एक फ्रेज आपका क्या है भाई? आपका जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, ये आपका दूसरा फ्रेज होता है, ठीक है। तीसरा फ्रेज क्या है भाई? क्या कहते हैं, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है तो आपका जो क्या कहते हैं आपका एवरेज कॉस्ट उससे कम होता है। मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूं। जब आपका एवरेज कॉस्ट अपने मतलब वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो आपकी 6 और 7 यूनिट में स्टेबल है, 8 और 8 आया है, सो उसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर रहते हैं। उसके बाद जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाता है। सर समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूं। तो एक बात फिर से समझो, जब आपका एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है, आपका एवरेज कॉस्ट यहां पे कम हो रहा है लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, फर्स्ट फ्रेज हो गया। दूसरा, आपका एवरेज कॉस्ट यहां पे स्टेबल है, तो उस केस में जब वो आपका एवरेज कॉस्ट स्टेबल रहता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तीसरा फ्रेज, जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाता है। कंफ्यूज मत होना, एवरेज कॉस्ट घट रहा है लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, वहीं एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है। ये आपका रिलेशन है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद छोटा सा रिलेशन है टीसी और एमसी में, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में। इसमें क्या है, जब आपका टीसी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से आपका एमसी घटता है, ठीक है।
जब आपका टीसी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से आपका एमसी घटता है। वहीं दूसरी तरफ जब आपका टीसी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, जब आपका टीसी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से तो आपका एमसी बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे में समझो, अगर आपका एमसी घट रहा है तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन कम रेट से। अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन बढ़ते रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। यह आपका रिलेशन होता है बिटवीन टीसी एंड एमसी और एमसी एंड एसी। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड कॉस्ट में। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है मेरे ख्याल से। सो इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है आप ये समझो। स्केल का मतलब होता है बढ़ना, कुछ चीज बढ़ रही है, स्केल अप हो रही है, राइट। सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है कि भाई आप एडवांटेज ले रहे हो। ठीक है, इन शॉर्ट इट रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस बाय द फर्म। जो फर्म है वो आपकी कॉस्ट एडवांटेज ले रही है। वो कब ले रही है? जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन में वो आपको कहां बढ़ रहा है? आपको लॉन्ग रन में बढ़ रहा है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस बाय अ फर्म व्हेन इट इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन ओनली। ठीक है, अब कौन कौन से एडवांटेज होते हैं? वो कब कब एडवांटेज लेता है? जब वो ज्यादा खरीदे, चीप कैपिटल लगाए, जब भी आपको प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, सो अपना रिस्क ज्यादा ले। ठीक है, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कम होए। कैसे कम हो भाई? आपको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री ने या फिर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स कर दिया, आपको सब्सिडी दे दी, सो इसमें आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कंटेंट और सही है और ले लो। इसके अंदर दो टाइप आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, मतलब वो अकेला है। ठीक है, एक ही फर्म यहां पे एडवांटेज लेती है इंटरनल में। दूसरा है एक्सटर्नल, मतलब बहुत सारे, मतलब पूरी इंडस्ट्री क्या कहते हैं, एडवांटेज लेती है। अब वो कैसे लेगी? गवर्नमेंट ने कह दिया भाई स्टील इंडस्ट्री पे हम आपको 20% का सब्सिडी देंगे, तो आपको पूरी इंडस्ट्री लेगी। वहीं आपने अकेली फर्म ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हो, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। वो होती है आपकी इंटरनल स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में पूछा नहीं जाता, बट स्टिल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट इज किंग। ठीक है, अब इससे उल्टा होता है आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। यहां पे क्या था? ये आपका एडवांटेज ले रहा था, यहां पे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में आपकी कॉस्ट घटती है पर यूनिट, इसमें आपकी कॉस्ट बढ़ती है पर यूनिट। इसमें कुछ और डिफरेंट ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं इसका बस कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये बस एक बार पूछा गया था 3 मार्क्स में आई गेस, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है टोटल कॉस्ट को डिक्रीज करने में, वो कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल कॉस्ट को। ठीक है, वो कंट्रोल किसको कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल कॉस्ट को। वहीं कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी इन नेचर होता है। क्यों? ये टेम्परेरी प्रोसेस होता है और इसका नेचर भी टेम्परेरी होता है। रीजन इज आप हर बार अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है भैया पर यूनिट कॉस्ट कम कर रहे हो। आपका फोकस है कि भैया आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम कर रहे हो। कॉस्ट रिडक्शन का फोकस कहां होता है? पर यूनिट कॉस्ट कम करने में। कॉस्ट कंट्रोल का फोकस कहां होता है? ओवरऑल कॉस्ट कम करने में। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन आपका परमानेंट इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि आप हर बार ट्राई करते हो कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। ठीक है, आप हर बार अपना बेस्ट ट्राई करते हो कि वो कम हो जाए, तो ये आपका परमानेंट है। बट आप हर बार अपनी टोटल कॉस्ट कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के दिन का, वो है आपका इंडिफरेंस कर्व।
इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये आपका सबसे इजी है। और इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन। किसके कॉम्बिनेशन? कंजप्शन के, मतलब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो टू गुड्स को। इन शॉर्ट इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम आता है। हर एक कॉम्बिनेशन से आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, ठीक है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंजप्शन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इसकी टेबल बना दो। पेपर में पूछा नहीं जाता बट स्टिल मैं बता रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर 1% आ भी जाए तो आप इसमें लिख दो, ठीक है। टेबल आपको दिख रही है अभी। कॉम्बिनेशन 1 क्या है? मैंने 2 एप्पल और 8 ऑरेंज खरीदे। देन कॉम्बिनेशन 2 क्या है? मैंने आपके 4 एप्पल और 5 ऑरेंज खरीदे। इन दोनों में मुझको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो आपको उस डिमांड की तरह बनता है। डिमांड का डायग्राम ऐसे होता है, वो कभी स्ट्रेट नहीं होता। स्ट्रेट हम बनाने के लिए लिखते हैं, वो कभी स्ट्रेट नहीं होता, ध्यान रखना। उसका डायग्राम इसी टाइप से बनता है, ठीक है। सो आपका ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है, या आपका इंडिफरेंस कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपका एक साइड पे क्या कहते हैं कॉमोडिटी एक्स आएगी, दूसरी साइड पे कॉमोडिटी वाई आएगी, ठीक है। एक साइड पे कॉमोडिटी एक्स, दूसरी साइड पे कॉमोडिटी वाई। आप उनको फिर ज्वाइंट कर दो। जैसे 2 पे 8 यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, हमने यहाँ पे लगा दिया। देन सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। तो ऐसे करते करते आप इसके पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो। ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये वो कर्व है जो शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन को। किसके कॉम्बिनेशन? गुड्स के कॉम्बिनेशन। और वो सारे कॉम्बिनेशन हमको सेटिस्फैक्शन देते हैं सेम लेवल पर। वही होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने बताया, हर कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आप एक चीज ज्यादा परचेज करोगे, आपको दूसरी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बताना भूल गया डेफिनेशन में। अगर आप एक चीज परचेज करोगे तो आपको दूसरी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो होता है आपका, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यू हैज टू सेक्रीफाइस द थिंग टू गेन अनदर थिंग, ठीक है। तीसरी चीज है आपका इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपका इंडिफरेंस मैप होता है। मतलब आपका ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। तो ये आपका एक क्या बन गया? ये आपका मैप बन गया इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसी के साथ आपकी यूनिट 3 आई गेस खत्म होती है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो प्लीज अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको हमारी वीडियो से 1% भी हेल्प मिलती है सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हैप्पी लर्निंग।